हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैटेट में। इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ये जो है वीडियो आपका लगभग हम लोग 6 पार्ट में इस वीडियो को मतलब 600 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपका 6 पार्ट में होगा। ये आपका जो है पहला पार्ट है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक अपने कैटेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका, इसमें हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। 25 प्रश्न है, जिससे कि आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाए। आंसर देख लेंगे और क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला, बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। आपको बताना है कि बालक के व्यवहार को जो है कैसे स्पष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, उन उद्दीपकों के संदर्भ में जो उस पर कार्य करते हैं, उसकी असंतुष्ट इच्छाओं के संदर्भ में, उसके सामाजिक दबावों के संदर्भ में, या फिर प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, उसके प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में जो है आप बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। थोड़े बहुत जो है अगर जो है आपको थोड़े इजी क्वेश्चन लगे तो मतलब आने वाले वीडियो में जो है आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब सारे आप लोग देखिएगा। देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जो है टीचिंग एप्टीट्यूड अलग से कोई चीज़ नहीं होती है, वो आपका सीडीपी का ही पार्ट होता है। अगर आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ा है तो आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड को कर सकते हैं, क्योंकि उसी चीज़ से जो है आपका ये चीज़ निकल के आता है ना, कि क्या चीज़ जो है मतलब क्या चीज़ आपने पढ़ा है, वही सारी चीज़ें जो है वही टीचिंग एप्टीट्यूड बोला जाता है, आई थिंक, है ना। तो देखिए पहला प्रश्न हमने देखा, अगला देखते हैं हम लोग। सेकंड प्रश्न, सॉरी मिनिमाइज हो गया, 1 मिनट रुक जाइए बस, सॉरी कट हो जाए यार। ये देखिए वो इस जब लॉक हो जाता है स्क्रीन नहीं उस वो होता है, तो ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए सेकंड जो हमारा प्रश्न है वो है आपका यहाँ पे, एक शिक्षक अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से संतुष्ट जो है कर सकता है। कैसे कर सकता है? अज्ञान बालकों को उत्तम शिक्षण हेतु अपना जीवन समर्पित करने में, उत्कृष्टता के मानदंड स्थापित करने में, बालकों की उच्च उपलब्धियों में अपनी असफलताओं में भुलाने में, बालकों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशीलता तथा सतर्कता में जो है कर सकता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, बालकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता एवं सतर्कता में जो है कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, जल्दी जल्दी देखेंगे। गणित किट निर्मित वाली गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। जहाँ पे जो है गणित किट बनती है, आपने देखा होगा कि जब गणित को जो पढ़ाया जाता है तो अलग अलग किट का यूज किया जाता है, जिससे कि जो है बच्चे को जल्दी समझ में आ जाए। तो वो सारी जो किट हैं कहाँ पर बनती हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन आपका राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में, काजरी जोधपुर में, डाइट या फिर एनसीईआरटी दिल्ली में। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो उदयपुर में जो है ये सारी गणित किट की निर्मित होता है। तो देखिए आप लोगों को जो है कुछ फैक्ट भी पूछे जाते हैं, है ना, और कुछ जो है आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न जो होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फैक्ट भी आपको देखना है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जिस विधि में पहले 1 मिनट देखिए, जिस विधि में 1 सेकेंड रुक जाइए इसको, हाँ ठीक है, 1 मिनट हट जाइए। देखिए जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाएं वह है, पहले उदाहरण बताया जाता है या बाद में नियम बताया जाता है, वो विधि कौन सी है? समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, या फिर निगमन विधि, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, आगमन विधि। इसमें जो है सबसे पहले जो है उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद जो है आपका नियम बताया जाता है। और निगमन विधि में पहले देखिए निगमन विधि में नियम आ रहा है, नियम में भी नहीं आता है और निगमन में भी नहीं आता। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण जो है एग्जाम्पल दिया जाता है, और आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यार ये बार बार मिनिमाइज हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ठीक है, अब इसको लॉक ही नहीं करेंगे, है ना, बार बार मिनिमाइज हो रहा है। पांचवा देखिए, आपका पांचवा प्रश्न जो है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में, लेकिन लॉक नहीं करेंगे तो लिखा नहीं पाएगा। देखिए गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित में से विशेषता पाई जाती है। गणित की विषय में अक्रमबद्धता, गणित की भाषा सांकेतिक है, गणित एक रसहीन विषय है, या फिर गणित एक मूर्त विषय है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गणित एक
रसहीन विषय है। गणित की प्रकृति संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है, मतलब निम्न विशेषता इसकी क्या है, तो ये है आपका गणित एक रसहीन विषय है। बाकी जो है इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। गणित एक मूर्त विषय है, गणित एक भाषा असांकेतिक है या क्रमबद्ध अक्रमबद्धता है ना, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन जो निम्न विशेषता है वो आपका है गणित एक रसहीन विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, जब दो संख्याएं या अक्षर परस्पर बराबर या समान हो तो उसे किस चिन्ह से प्रकट किया जा सकता है। तो देखिए, जब इक्वल का सिंबल आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। जब दो चीज़ें बराबर होती हैं तो हम लोग इक्वल का सिंबल लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें से देखिए कुछ चीज़ें दी हैं, इसमें मिलान करने वाला ऑप्शन आपका ऊपर दिया है। अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। देखिए पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या से, देखिए ऐसे बना हुआ है, ऐसे सिंबल बना हुआ है। आपको बताना कि पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या से। दूसरा स्टेटमेंट है कि पहली संख्या छोटी है दूसरी संख्या से। अच्छा, ये चीज़ है, मतलब आपको मिलाना है कि इसमें से कौन सा मैच करेगा। पहली संख्या छोटी है दूसरी संख्या से, पहली संख्या बड़ी है या बराबर है दूसरी संख्या से, पहली संख्या छोटी है या फिर बराबर है दूसरी संख्या से। तो ये सारे ऑप्शन हैं, इसको आपको मैच करना है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऊपर, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा बी। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 1 एंड डी का हो जाएगा 3। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला अगला देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, जूम कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी समीकरण के एक ओर कोई संख्या दूसरी ओर जाने में उसका चिन्ह क्या होता है। किसी समीकरण के एक ओर से कोई संख्या दूसरी ओर जाने में उसका चिन्ह क्या होता है। बदल जाता है, अपरिवर्तित रहता है, संख्या बदल जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो चिन्ह है वो आपस में जो है बदल जाते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, देखिए बीजगणित में अंकों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। बीजगणित में जो है, देखिए ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड आई थिंक जो है ज़्यादातर प्रश्न इसमें जो है इस सेट में मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो ये भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पार्ट्स है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग जो है ये अलग से कोई चीज़ है, ठीक है। तो गणित में अंकों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, आपको बताना प्रतीक का, अक्षर का, संख्या का, या फिर जो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, अक्षर का जो है प्रयोग गणित के अंकों के स्थान पर जो है प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शिक्षक को गुणनखंड पढ़ाने में किस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को जो है गुणनखंड पढ़ाने में किस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। तीव्र या फिर इसी को फास्ट बोलते हैं, धीमा, विशाल या फिर स्थूल। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, है ना। स्थूल यानी कॉन्क्रीट के तरीके से जो है आपका उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को गुणनखंड पढ़ाने के लिए किस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, तो कॉन्क्रीट, है ना, जो उसको पता हो, स्थूल हो, है ना, वो चीज़ें जो है आपका मूर्त नहीं, मतलब कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में जो है आपको एक उदाहरण जो है प्रस्तुत करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी व्यक्ति के आत्मसंप्रत्यय से तात्पर्य है। किसी व्यक्ति के आत्मसंप्रत्यय से जो है क्या तात्पर्य है, योग्यता से, आत्मसम्मान से, अन्य व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण से, पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण से। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण से जो है किसी व्यक्ति के आत्म संप्रदाय से तात्पर्य होता है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आवश्यक रूप से आत्म प्रत्यय का अंग नहीं माना जा सकता है ना। निम्नलिखित में से किसे जो है आवश्यक रूप से आत्म प्रत्यय का अंग नहीं माना जा सकता। अभिवृत्तियों को, आदतों को, स्व मूल्यांकन को, या फिर सामाजिक मानकों को। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदतों को जो है आप संप्रदाय का अंग नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्म संप्रदाय का अंग नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 जो है, देखिए आपकी स्क्रीन पे, प्रायः ऐसा विश्वास किया जाता है कि नए शिक्षक निम्नलिखित क्षेत्र के अनुपयुक्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं। प्रायः ऐसा विश्वास किया जाता है कि नए शिक्षक जो है निम्नलिखित क्षेत्र में अनुपयुक्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं। अनुशासन, प्रेरणा, कक्षीय क्रियाओं का संगठन, माता पिता के सामाजिक संबंध। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, प्रेरणा जो है इससे जो है प्रशिक्षित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो न्यू शिक्षक जो है, मतलब प्रायः ऐसा विश्वास किया जाता है कि नए जो शिक्षक आते हैं उनमें जो है प्रेरणा होती है ना, मोटिवेशन जो है वो चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि
यदि आप यह चाहते हैं कि अधिगम लर्निंग प्रभावशाली हो तो सार्थक लक्ष्य का होना आवश्यक है। तो क्या होना आवश्यक है? पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के संदर्भ में, बौद्धिक विचारों के संदर्भ में, छात्र के उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं के संदर्भ में, एक मिनट, शिक्षक की आवश्यकताओं के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छात्र के उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं के संदर्भ में जो है आपको लर्निंग प्रभावशाली माना जाएगा, है ना। उसके उद्देश्य एवं आवश्यकताओं के संदर्भ में आप लर्निंग कराते हैं तो वो जो है प्रभावशाली अधिगम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है आपका 15 नंबर प्रश्न है। देखिए आपका यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या है? विद्यालय में छात्र प्रेरणा की शक्ति निर्भर करती है। विद्यालय में जो है छात्र की प्रेरणा की शक्ति जो है किस पर निर्भर करती है? छात्र की आवश्यकताओं संबंधी हताशों पर, निहित पुरस्कारों के आकर्षण पर, लक्ष्य संप्राप्ति के अपेक्षित प्रेरकों की संतुष्टि पर, प्रलोभनों एक मिनट रुक जाइए प्रलोभनों की उपयुक्तता पर। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य संप्राप्ति के बाद अपेक्षित प्रेरकों की संतुष्टि पर जो है निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका यहाँ पे होगा, एक मिनट, यह आपका क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए 16 प्रश्न है, किसी बालक को पढ़ाने हेतु प्रेरित करने का उत्तम ढंग है। यदि आप किसी बालक को पढ़ा रहे हैं तो उसको प्रेरित करने का जो है, मोटिवेट करने का उत्तम ढंग किसे माना जाता है? उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, उसके सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना, उसे जो है सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना, उसके प्रेरकों एवं मार्गांतरीकरण करना। तो इस प्रश्न का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, उसके प्रेरकों एवं मार्गांतरीकरण करना जो है, उसको मार्ग दिखाना जो है बालक के मोटिवेट करने का एक उत्तम ढंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है यहाँ पे, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? उनके रूपों में विकसित होने लगती हैं, निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं, संख्यात्मक दृष्टि से सीमित हो जाती हैं, किंतु उनमें गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है, संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से अपरिवर्तित बनी रहती है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, निश्चित रूप से विकसित होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 1 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए, बालकों की खेल कूद संबंधी रुचि जिनमें ऊर्जा अधिक व्यय होती है का अधिगम विकास होता है। प्राथमिक बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था में, अंतिम किशोरावस्था में। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, पूर्व किशोरावस्था में जो है बालकों की खेल कूद रुचि संबंधी जिनमें अधिक ऊर्जा व्यय होती है का अधिकतम विकास होता है, वो होता है आपका पूर्व किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर यहाँ पे देखिए, बालकों में जो रुचियाँ संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं वो परिणाम होती हैं। बालकों में जो रुचियाँ संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं वो परिणाम होती हैं आयु के, लैंगिक विभेदकता के, अनुभाविक पृष्ठभूमि के, प्रदत्त अवसरों के। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुभाविक पृष्ठभूमि के, है ना। बालकों में जो रुचियाँ संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं वो होती हैं अनुभाविक पृष्ठभूमि के। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, मान लीजिए कि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा। ऐसे छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली होगी। क्या होगी वो शैली आपको बताना है। उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने के लिए सलाह देंगे, उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करना, उसे आगामी कक्षा के कार्य संपादन का भार सौंपना, उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, उसे का विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21, ठीक है 21 अभी देखते हैं आपका 1 सेकेंड 21 यहाँ पे देखेंगे। देखिए बारिश शायद आने वाली है। रुचि संबंधी विकास के संदर्भ में जो अनुसंधान हुए हैं उनमें उनसे प्राप्त निष्कर्ष है। रुचि जन्मजात एवं मूल प्रवृत्त्यात्मक होती हैं। रुचियों की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित अवसरों पर निर्भर करती है। रुचियां विशेष आयु वर्ग एवं लिंग के बालकों में लगभग समरूप होती हैं। अगला है रुचियां व्यक्तिगत अतिरिक्त
वृद्धि के रूप में होती हैं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हम लोग 22, ठीक है, 22 देखते हैं। जब शिक्षक को कोई नया पाठ पढ़ाना हो तो शिक्षक को प्रारंभ करना चाहिए विषय के पुनर्विचार से, छात्र से निर्मित पूर्व पाठ संबंधी रुचियों से, शिक्षक की स्वयं की रुचि के अनुरूप, विषय के महत्व की व्याख्या से। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है छात्र के निहित पूर्व पाठ संबंधी रुचियों से। जो है जब शिक्षक कोई नया पाठ पढ़ाना शुरू करता है तो छात्र में निहित पूर्व पाठ संबंधी रुचियों से जो है शुरू करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, सॉरी देखिए फिर से वही हो गया, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, 23 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 23 क्या कह रहा है, बालक की अवांछनीय रुचियों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कार्य किया जाना चाहिए। उसे रुचि संबंधी अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के अवसर तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर, ठीक है, देखिए, उन्हें अन्य प्रभावों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जब तक बालक परिपक्वता तक पहुँचे प्रतीक्षा की जाए। अभ्यास को दंड के प्रभाव से दबाया जाए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। उन्हें अन्य प्रभाव प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा कर दिया जाए, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। यहाँ पे देखिए आपका, प्रायः लड़के एवं लड़कियों की रुचियों में अंतर निम्नलिखित के परिणाम होते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक गुणों के, सांस्कृतिक प्रभावों के, अंतःस्रावी ग्रंथियों के, जैविक कारकों के। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सांस्कृतिक प्रभावों के। अगला प्रश्न है जो है आपका, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, है ना। देखिए, निम्नलिखित, सॉरी यहाँ पे इसको कट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किया जा सकता है? अभिवृत्तियों में, प्रलोभनों में, रुचियों में या फिर प्रेरकों में। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आ जा रहा है, तो मैं इसका राइट आंसर जो है प्रलोभनों में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था इस वीडियो का आपका आखिरी प्रश्न। तो आप लोग बताइएगा प्लीज़ आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को वीडियो लगा हो तो प्लीज़ अपने कैटेड चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, एक मिनट रुक जाइए, कैटेड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर इस वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।